नमस्कार साथियों, आप सभी का MPPSC स्टडी IQ पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आज लेकर आया हूं अपनी इस वॉर क्रॉनिकल सीरीज़ में प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव माना जाता है। सन 1757 और एक व्यक्ति जिसकी गद्दारी की वजह से माना जाता है कि भारत गुलाम हो गया। तो आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लासी के युद्ध को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में भी कि प्लासी का युद्ध 1757, एक गद्दार और भारत गुलाम। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी स्टोरी। तो इसके लिए हमारा जब भी हम किसी युद्ध को पढ़ते हैं तो हम दो पक्षों को जानते हैं। आइए दोनों पक्षों की बात करते हैं। तो एक तरफ इस युद्ध में है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक तरफ कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत आई है व्यापार करने के लिए, और आप सब जानते हैं इसके बारे में, और बाकी डिटेल में तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत में व्यापार कर रही है, और ख़ासकर अब इसकी जो रुचि है वो बंगाल में है। बंगाल में ये अपने व्यापार को बढ़ा रही है और व्यापार में इसे बहुत ज़्यादा रुचि थी। दूसरी तरफ हमारा दूसरा पक्ष है बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन है? याद रखिएगा, जो बंगाल का नवाब है उस बंगाल के नवाब का नाम है सिराजुद्दौला। देखिए, अगर हम पूरा टॉपिक कवर करने जाएंगे कि सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का इतिहास क्या था, तो फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बेसिकली ये कहानी हमारी ये जो सीरीज़ है वो वॉर की है, इसलिए हम लोग इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो कि 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा था और 1757 केवल एक साल ही बंगाल का नवाब रहा। ये जो है बंगाल के एक प्रसिद्ध नवाब जिसका नाम था अलीवर्दी खां, बंगाल के प्रसिद्ध नवाब अलीवर्दी खां का ये नाती था या पौत्र बोल सकते हैं। अलीवर्दी खां जो बंगाल के पहले बंगाल के एक प्रसिद्ध और योग्य नवाब थे, उनका ये पौत्र माना जाता है, उनकी बेटी का बेटा था। ठीक है, तो हम पौत्र लिख रहे हैं या आप नाती लिख सकते हैं, पुत्री का पुत्र। सिराजुद्दौला ने कब से कब तक शासन किया है? सिराजुद्दौला ने शासन किया 1756 से 1757 तक, केवल एक साल। लेकिन इसके एक साल के शासनकाल में इसके कई सारे जो विरोधी थे उन्होंने इसे हटाने का प्रयास किया, और इसके विरोधियों में बहुत सारे नाम हैं जिनमें अगर आपने नाम देखा होगा, सुना होगा, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो सिराजुद्दौला है इसके विरोधियों में एक नाम आता है, वो आता है घसीटी बेगम, जो उसकी मौसी लगती थी। तो घसीटी बेगम जो उसकी मौसी थी। इसके अलावा एक है मीर जाफ़र। कौन है? मीर जाफ़र। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो उससे नाराज़ थे। एक उसकी मौसी का लड़का भी था। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना तो उसके विरोधी बहुत सारे हैं, और तीसरे नंबर पे जो उसके विरोधी आप बोल सकते हैं उनमें हम अंग्रेज़ों को लिख रहे हैं। यानी ये तीन चाहते थे कि ये बंगाल का नवाब नहीं रहे, यानी सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब नहीं रहे। कौन कौन चाहता था? एक घसीटी बेगम चाहती थी जो रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी, मीर जाफ़र जो कि नवाब का सेनापति था, और तीसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी या जिन्हें हम अंग्रेज़ कहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि नवाब जो है बंगाल की गद्दी पर बैठे। अब कैसे इसको हटाया जाए? तो शुरुआत पहले कुछ और घटनाओं से होती है। तो क्यों ना हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो प्लासी का युद्ध है, इस युद्ध के कारण क्या थे। तो बेसिकली प्लासी के युद्ध के कुछ कारण हैं। नंबर 1 है दस्तकों का दुरुपयोग। ये दस्तक क्या होता है? दस्तकों से तात्पर्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में व्यापार कर रही थी, तो नवाब के द्वारा उसे कुछ परमिट जारी किए गए थे, यानी नवाब के द्वारा उन्हें दस्तक जारी किए गए थे। दस्तक को आप बेसिकली इंग्लिश में पास कह सकते हैं, जिनके माध्यम से कंपनी के कर्मचारी एक जगह से दूसरे जगह पर बिना टैक्स दिए उस पास को दिखाकर जा सकते थे। लेकिन कंपनी इनका दुरुपयोग कर रही थी, जिसकी वजह से नवाब के अंदर कंपनी के प्रति नाराज़गी थी। दूसरा बड़ा कारण था कि जो नवाब के दुश्मन थे, ध्यान से सुनिएगा, जो नवाब के विरोधी थे या नवाब के दुश्मन थे, उन विरोधियों को, नवाब के विरोधियों को कंपनी शरण दे रही थी। कौन शरण दे रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी में शरण मिली हुई थी, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ थे। तीसरा बड़ा कारण था कि यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कलकत्ता है, जिसे प्राचीन का उस समय जो है फोर्ट विलियम कहा जाता था, तो फोर्ट विलियम जो है इसकी किलेबंदी की जा रही थी। क्या की जा रही थी? फोर्ट विलियम की किलेबंदी की जा रही थी। तो फोर्ट विलियम यानी जो कलकत्ता है उसकी किलेबंदी की जा रही थी, और इस किलेबंदी से नाराज था हमारा कौन? इस किलेबंदी से नाराज था नवाब। सरल से शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध चल रहा था, और जब बंगाल में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी एक दूसरे से टकरा रहे थे तो वो एक दूसरे की जो जगह थी, यानी खुद की जो फैक्ट्रियाँ, जो कारखाने थे और जो किले थे, उनको मजबूत करने में लगे हुए थे। बंगाल में अंग्रेज़ों का जो प्रसिद्ध कारखाना, प्रसिद्ध जो फैक्ट्री थी, प्रसिद्ध जो उनका सेंटर था वो फोर्ट विलियम था, तो अंग्रेज़ इसकी किलेबंदी कर रहे थे। वहीं चंदनगर जो कि फ्रांसीसियों का सेंटर था, वहाँ पे फ्रांसीसी अपनी किलेबंदी कर रहे थे। तो इन किलेबंदियों से नवाब नाराज़ था, क्योंकि नवाब के राज्य में आप किलेबंदी कैसे कर सकते हैं। नवाब ने इसको रोकने का प्रयास किया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ नहीं माने। परिणाम स्वरूप नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया, और कलकत्ता पर हमला कर लगभग 146 अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। आपने सब ने इसके बारे में पढ़ा होगा। 20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा 146 लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहां पे ना रोशनी थी ना हवा थी, जिसकी वजह से उसे बोला गया था ब्लैक हॉल। फिर आगे चलकर वहाँ पे एक घटना घट जाती है। 20 जून को जब बंद किया गया और 3 दिन बाद जब 146 लोगों को जो बंद किया गया था खोला गया, तो उसमें से केवल 23 लोग जीवित बचे। इस घटना को बोला जाता ब्लैक होल ट्रेजेडी। और इस घटना के बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी अंग्रेज जो हैं वो नवाब से काफ़ी नाराज़ थे और नवाब को किसी न किसी तरीके से हटाना चाहते थे। तो बेसिकली ब्लैक होल ट्रेजेडी के माध्यम से आप ऐसा समझ सकते हैं कि नवाब द्वारा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया था और अंग्रेज़ों को कलकत्ता से भगा दिया गया था, पूरे बंगाल से ही उनको हटा दिया गया था और उनके अधिकार छीन लिए गए थे। इसके बाद कंपनी ने इस घटना को नवाब के प्रति अपना एक हथियार बनाया, और फिर नवाब के विरुद्ध जो है कई सारे षड्यंत्र किए, आक्रामक हो गई और नवाब सिराजुद्दौला को हटाने का प्रयास किया। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। तो ये कुछ कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पास का दुरुपयोग कर रही थी, नंबर 1। नंबर 2 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के जो दुश्मन थे, अर्थात जो भगोड़े थे बंगाल के, उनको शरण दे रखी थी, जिसमें राजवल्लभ जो दीवान था उसका पुत्र था कृष्ण वल्लभ, उसको शरण दे रखी थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि 20 जून 1756 को घटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इस घटना का संबंध किस नवाब से? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर जो है क्या कर दिया था? एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 लोग जीवित बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी इतिहास में कहा जाता है। इस घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है हॉलवेल, जिसने इस घटना के बारे में बताया था। अब हम लोग आगे की स्टोरी को समझते हैं और आगे की स्टोरी को देखते हैं कि कैसे प्लासी का युद्ध हुआ। तो देखिए, कहानी जो मैंने आपको समझाई वो ये है कि नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों द्वारा की जा रही किलेबंदी से नाराज़ था। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? जून 1756 में 1756 में जो फोर्ट विलियम था, जिसे आज हम कलकत्ता कहते हैं, फोर्ट विलियम जो अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर था बंगाल में, इस फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जब इस फोर्ट विलियम पर कब्जा किया तो दो चीज़ें हुई कि इन्हीं कब्जा करने के दौरान 146 जो अंग्रेज़ थे, उन 146 लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया, और इस काल कोठरी में से केवल कितने जीवित बचे? केवल 23 जीवित बचे थे। और इस घटना को बाद में अंग्रेज़ों ने नवाब के विरुद्ध एक हथियार बना लिया था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी का खास बात ये थी कि इस समय जब नवाब ने इस पे कब्जा किया था, तो नवाब ने अपने एक अधिकारी को, जिसका नाम था मानिक चंद्र को जो है प्रभारी बना दिया था। कलकत्ता का प्रभारी किसे बना दिया? मानिक चंद्र को बना दिया। और कलकत्ता का जो नाम, या फोर्ट विलियम का जो नाम है, आप ऐसे समझ सकते हैं, कलकत्ता का नाम रख दिया था अलीनगर। क्या रख दिया? कलकत्ता का एक नया नाम रख दिया अलीनगर। अलीनगर नाम दिया था क्योंकि उसके नाना जी का नाम था, सिराजुद्दौला के नाना जी का नाम था अली वर्दी खां, तो इस प्रकार कलकत्ता का नाम रख दिया अलीनगर। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ जो हैं यहाँ से भाग खड़े हुए थे। अंग्रेज़ जो हैं, ज़्यादातर अंग्रेज़ जो हैं, क्या हुआ था, ये बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड था जिसका नाम था फुल्टा द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में, वहाँ जाकर इन्होंने शरण ली थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शरण ली थी। और इस समय जो फोर्ट विलियम है, इसका जो हेड था या जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम ड्रेक था। ड्रेक
अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जब सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल से अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया गया, कलकत्ता में एक अपने अधिकारी को अपॉइंट कर दिया गया, तो अंग्रेज़ अब दोबारा से कलकत्ता पर अधिकार चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब अंग्रेज़ों का दक्षिण भारत में एक हेडक्वार्टर था, आप सब इस बात को जानते होंगे। दक्षिण में अंग्रेज़ों का जो हेडक्वार्टर है, जिसमें उनकी जान बसती थी अंग्रेज़ों की, उसका नाम था मद्रास। मद्रास से अंग्रेज़ों ने एक सेना भेजी और इस सेना का नेतृत्व दो लोग कर रहे थे, एक का नाम था वॉटसन और एक का नाम था, यहीं से एक व्यक्ति का नाम आप सुनते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन जो होते हैं, ये दोनों जाते हैं। इन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता है, इस कलकत्ता पे दोबारा कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा किया, इन्होंने नवाब का जो अधिकारी है मानिक चंद को रिश्वत दे दी। क्या दे दी, मानिक चंद को रिश्वत दी और रिश्वत देकर उससे जो है कलकत्ता ले लिया। बाद में इस समय जो क्लाइव है, ये वाला क्लाइव ने नवाब से एक संधि कर ली थी, अलीनगर की संधि, और अलीनगर की संधि के द्वारा, अलीनगर की संधि हुई थी, याद रखिएगा, अलीनगर की संधि के द्वारा कंपनी को सारे अधिकार मिल गए, जो पुराने उनके अधिकार थे, और नवाब से संधि हो गई, पुराने अधिकार मिल गए। ये हुई थी 1757 में, फरवरी 1757 में संधि हुई। लेकिन इस संधि से अंग्रेज खुश नहीं थे, ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेज दक्षिण से जाते हैं, वो कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लेते हैं, नवाब से वो अलीनगर की संधि करते हैं फरवरी 1757 में। नवाब ने उन्हें पुनः सारे अधिकार लौटा दिए और कहा कि भाई आप व्यापार कर सकते हो, शांति से व्यापार करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद ये जो व्यक्ति है जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव है, ये नवाब से खुश नहीं था, ये किसी भी कीमत में नवाब को हटाना चाहता था, और इसीलिए अब षड्यंत्र की शुरुआत होती है। और अब हम चल रहे हैं प्लासी की पृष्ठभूमि में, या ऐसा बोल सकते हैं प्लासी में। अब देखिए, दुनिया में आप जानते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कोई विरोधी ना हो। ईस्ट इंडिया कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी में है रॉबर्ट क्लाइव, जो आगे चलकर बंगाल का पहला नवाब बनेगा, रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया, नवाब के विरोधी लोगों को अपनी साइड मिलाया। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है एक व्यापारी से जिसका नाम था अमीर चंद। इसका नाम उल्लेख करना जरूरी है। अमीर चंद एक व्यापारी था और इस व्यापारी को क्लाइव ने बनाया मीडिएटर या माध्यम बनाया, याद रखिएगा। इसके माध्यम से, अमीर चंद कौन है, एक व्यापारी, इसके माध्यम से क्लाइव ने क्या किया, जितने भी नवाब के विरोधी थे, चाहे वो मीर जाफर हो, चाहे वो राय दुर्लभ हो, चाहे वो जगत सेठ हो, इन सभी लोगों को, जितने भी लोग नवाब के विरोधी थे, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे जो लोग आप देख रहे हैं, ये सब नवाब के विरोधी हैं और नवाब को हटाना चाहते हैं या नवाब से नाखुश हैं। नवाब मतलब कौन, सिराजुद्दौला। तो इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, एक नवाब के विरुद्ध एक संधि कर ली। अब इस संधि में जरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको सुननी है। ये जो अमीर चंद था, इसने क्या किया था, ये जो अमीर चंद है, इसने क्या किया था, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, इन लोगों से कनेक्ट करवाया था रॉबर्ट क्लाइव को, कि रॉबर्ट क्लाइव एक योजना बना रहा है नवाब को हटाने की। सबका अपना अपना फ़ायदा है। याद रखिएगा, जगत सेठ ये कलकत्ता का या बंगाल का सबसे बड़ा, कलकत्ता का सबसे बड़ा बैंकर माना जाता है, या बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर, या आप ऐसे कह सकते हो उस समय का ये अंबानी था। मीर जाफर सेनापति है नवाब का, और याद रखिएगा राय दुर्लभ भी नवाब का एक अधिकारी था। तो इन सब लोगों को जो है मिलाया कंपनी ने, और रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि अगर आप मेरा साथ दो तो मैं नवाब को हटा सकता हूं। अब समस्या ये कि सारे लोग साथ क्यों देंगे, तो भैया मीर जाफर नवाब बनना चाहते हैं। तो इसमें ये तय हुआ, अमीर चंद इस बात का मीडिएटर बना कि हम मीर जाफर को नवाब बनाएंगे और हम सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, और इस प्रकार हम नवाब को हटा देंगे, और एक कागज़ पे साइन वाइन हुए। अब अमीर चंद ने क्या किया, बाद में क्लाइव को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये भांडा फोड़ दूंगा और नवाब को बता दूंगा। अब क्या हुआ कि अमीर चंद ये चाहता था कि नवाब को हटाने के बाद जो बंगाल का खजाना हाथ लगेगा, उस खजाने का आधा हिस्सा पूरा मैं रखूँगा, ठीक है, पहले उसे कम मिलने वाला था। तो बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उसके साथ जाली साइन वाइन करके उसकी भी हत्या कर दी थी। तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत ही क्या की थी, धोखे से की।
अब ये सारे लोग मिल गए और इन लोगों ने प्लान किया कि अब हम नवाब को क्या करेंगे, हम प्लासी के मैदान में लेकर आएंगे और आप उसे निपटा देना। तो कुल मिलाकर ये कहानी है। अब हमारा फाइनली प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। देखिए प्लासी का मैदान है कहाँ पर। जो प्लासी का मैदान है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में या बंगाल में बोल सकते हैं, नदिया जिले में स्थित है। ये भागीरथी नदी के किनारे है। एक तरफ है अंग्रेज सेनापति, और अंग्रेज सेनापति का नाम है, याद रखिएगा कौन, तो इसको बोलते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और बहुत बड़ी सेना इसके पास नहीं है। दूसरी तरफ कौन है, याद रखिएगा, नवाब है। नवाब का नाम है सिराजुद्दौला, जैसा कि अभी आपको बताया। नवाब सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान तक आता है। ठीक है, लेकिन नवाब के जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनना, नवाब के जितने भी लोग हैं उसमें दो खास हैं, याद रखिएगा। एक है मीर मदान और एक है मोहन लाल। ठीक है, ये नवाब के एक्चुअली में खास थे, दोनों नवाब के विश्वास पात्र थे। इसके अलावा नवाब का जो सेनापति है, जो हमारे टाइटल का मेन कह सकते हो, उसका नाम है मीर जाफ़र। और यही वो गद्दार है जिसकी वजह से हमारा देश कह सकते हैं गुलाम बना, या इसी एक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से क्या हुआ, मीर जाफ़र का साथ दे रहा था कौन, राय दुर्लभ, जो भी एक अधिकारी है। ठीक है, राय दुर्लभ। इन लोगों ने क्या किया, ये दोनों के दोनों बन जाते हैं गद्दार। और इन्होंने क्या किया, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी। सोचिए, जिस राजा के पास या जिस नवाब के पास लगभग 50,000 की सेना हो, अंग्रेज़ों के पास मुश्किल से 1,000-2,000 सिपाही हैं। और इतनी छोटी सेना के द्वारा इतनी बड़ी सेना को हरा दिया गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये व्यक्ति जिसका नाम मीर जाफ़र है। देखिए, मीर जाफ़र को हम इसीलिए गद्दार कह रहे हैं क्योंकि ये पूरे बंगाल की सेना का सेनापति था, और इसने जो है क्लाइव से कहा था, ये क्लाइव से मिल गया था कि मैं अपनी पूरी सेना को निष्क्रिय रखूँगा, वो बिल्कुल नहीं लड़ेगी। अब इतनी बड़ी सेना अलग अलग हिस्सों में खड़ी हुई थी। ये दोनों जो विश्वास पात्र थे, जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, मीर मदान मोहनलाल दोनों के दोनों लड़ते हुए मारे गए, और कुछ ही घंटों में इसका रिजल्ट जो है किसके पक्ष में चला गया, अंग्रेज़ों के पक्ष में चला गया। सोचिए, कुछ हजार लोग 50,000 की बड़ी सेना को पराजित कर दिया। तो उसका सबसे बड़ा कारण है इस आदमी की गद्दारी, जिसका नाम मीर जाफ़र है, जो अपनी पूरी सेना के साथ निष्क्रिय खड़ा रहा, जिससे नवाब की हार हो जाए। इस युद्ध में नवाब के 500 सैनिक मारे गए और इनके मात्र केवल 30 सैनिक मारे गए। सोचिए कितने, केवल 30 सैनिक मारे गए, कहाँ 500 सैनिक मारे गए। और कुछ ही घंटों में क्या हुआ, फैसला हो गया, और इस युद्ध का जो विजेता है वो अंग्रेज हो गए। और इसी युद्ध के पश्चात भारत में किसकी शुरुआत होती है, इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किसने रखी है, याद रखिएगा, तो अंग्रेजी शासन की नींव रखी है प्लासी के युद्ध ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या हुआ, जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला यहाँ खड़ा हुआ था, उसके दोनों विश्वास पात्र मारे गए, तो सेनापति मीर जाफ़र ने कहा कि नवाब साहब आप आगे जाइए, इनसे तो मैं अकेले निपट लूँगा। नवाब साहब जब लौट रहे थे तो मीर जाफ़र के लड़के मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। तो नवाब सिराजुद्दौला मारा गया, और इस प्रकार इस छोटी सी झड़प में ही जो है रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती। तो इस जीत का सबसे बड़ा जो कारण है वो मीर जाफ़र की गद्दारी है। इसीलिए आपने शायद सुना होगा कि मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा, क्लाइव का गीदड़ या क्लाइव के हाथों की कठपुतली कहा जाता है। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, जैसा वो चाहता था, और इसी युद्ध ने जो है भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। तो ये है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। अब इस युद्ध के विषय में कुछ इतिहासकारों की टिप्पणियाँ भी देख लीजिए, फिर हम महत्व के बारे में भी 2-3 बातें कर लेंगे। 23 जून 1757 को भारत का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक काल का आरंभ हुआ। ये सेंटेंस है प्रसिद्ध इतिहासकार JN सरकार का। वहीं पर एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि प्लासी का युद्ध यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों व मीर जाफ़र ने नवाब को
अंग्रेजों के हाथों बेच डाला, अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। तो ये कहानी है, याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट है प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिक्कर, जिन्हें हम कन्हैयालाल मणिकलाल पणिक्कर के नाम से जानते हैं। के.एम. पणिक्कर ने इस स्टेटमेंट कहा था कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। इस युद्ध से क्या हुआ, इस युद्ध का क्या परिणाम रहा? इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई, बंगाल का खजाना अंग्रेजों के हाथ लग गया और अब अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक और सैन्य शक्ति को मजबूत कर लिया, जिसके दम पर उन्होंने पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो याद रखिएगा, दक्षिण में जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध भी चल रहा था, जिसमें अभी फ्रांसीसी अंग्रेजों को कहीं ना कहीं रोक रहे थे, लेकिन क्योंकि इस युद्ध के पश्चात उन्हें बंगाल का खजाना मिल गया, तो बंगाल का खजाना मिलने के बाद उनकी ताकत बढ़ गई, उनकी सैन्य शक्ति बढ़ गई, उनकी प्रशासनिक शक्ति बढ़ गई। और आप तो जानते हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो तो पैसा बोलता है, पैसे की गर्मी होती है। तो इस प्रकार बंगाल के इस खजाने ने, जो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को प्राप्त हुआ, इसी खजाने के दम पर अंग्रेजों ने भारत में अपना विस्तार किया और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्लासी का युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा, इसके कारण क्या थे, इसका परिणाम क्या रहा और ये युद्ध किन किन परिस्थितियों में हुआ। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने कितने लोगों को ब्लैक होल ट्रेजेडी के दौरान जो है कैद कर लिया था और कितने लोगों की डेथ हो गई थी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद। थैंक यू।